गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ बोनस शेयर स्टार्ट किया था। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 63। बोनस शेयर्स का मतलब क्या? इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। बोनस शेयर इशू का दूसरा नाम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम रिजर्व्स को यूज़ करके बोनस इशू करते हैं। और टोटल हम कितनी एंट्रीज बनाते हैं? 2। रिजर्व यूज़ करेंगे सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व नहीं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जनरल रिजर्व और फिर P&L। डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोनस सिर्फ इक्विटी वालों को ही इशू होगा। अगर प्रेफरेंस को देना है तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोलेगा। अगर कुछ नहीं कहा तो बोनस सिर्फ किसको? इक्विटी शेयर्स को। आपने एक होमवर्क क्वेश्चन किया होगा ऐसा उसमें दोनों शेयर्स थे, तो बोनस सिर्फ किसको दोगे? ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, बोनस कितने स्टाइल से दिया जा सकता है? 2। आइदर यू कैन इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, ईदर अ कंपनी कैन इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स और कंपनी कैन कन्वर्ट ऑलरेडी इशूड पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। क्या कंपनी नए पार्टली पेड अप शेयर्स इशू कर सकती है? नॉट अलाउड। नया इशू तो किसका होगा? सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स का। अगर बोनस ऐसे जा रहा है कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद जनरल रिजर्व और P&L। ठीक है, 2 ही रिजर्व निकालने हैं, बाकी नहीं। जनरल रिजर्व P&L डेबिट टू और उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर फाइनल कॉल। फिर हमने कुछ सीखा था सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के बारे में। कितने टाइप का होता है? 2, कलेक्टेड इन कैश एंड नॉट कलेक्टेड इन कैश। और इसका हमने सीखा था एक इम्पॉर्टेंट रूल विद रिस्पेक्ट टू लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनी कौन सा प्रीमियम यूज़ कर सकती हैं फॉर बोनस इशू? ओनली दैट विच इज़ कलेक्टेड इन कैश। ऑल्दो अनलिस्टेड कंपनी दोनों यूज़ कर सकती हैं, वेदर कलेक्टेड इन कैश और नॉट कलेक्टेड इन कैश। अब जो आपको होमवर्क क्वेश्चन कल दिए थे, सबके आंसर्स तो मैंने भेज दिए थे ग्रुप पे, और आप में से जिसको डाउट था उन्होंने मुझे व्हाट्सएप भी कर दिया था। मैंने व्हाट्सएप पे डाउट क्लियर भी कर दिया था, जिसका जो भी डाउट था। 13 का आंसर मैंने भी नहीं भेजा था। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपने देखा था कुछ खास बात थी जो अभी हमने सीखी नहीं है। ऐसा तो नहीं है मैम, हमें तो लग रहा है कुछ भी नहीं सीखा हमने, ऐसा तो नहीं है? हाँ, एक बात इसमें थी जो अभी हमने सीखी नहीं है। कौन सी? बैलेंस शीट। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट थी कि हमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बनाना है। तो चलो सबसे पहले ना आज बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की। बैलेंस शीट, हाँ जी, 13 के ठीक है। 13 पर अभी आते हैं, आप आराम से डाउट पूछ सकते हो। पहले बैलेंस शीट देख लें, फिर 13 पे आते हैं, फिर पूछ लेना डाउट। और कोई कुछ पूछना चाहे? 12 में क्या दिक्कत आई? नहीं हुआ? अच्छा, 12 भी करा देंगे अभी। और कोई डाउट? बस इतना डाउट है होमवर्क में? अभी करते हैं थोड़ी देर में आपके डाउट वाले क्वेश्चन। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट किसकी? कंपनी की। ठीक है, आप लोगों ने बचपन से जो बैलेंस शीट बनाई है कुछ ऐसे दिखती थी।
बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट? तो एट लिखना गलत होगा कि कुछ भी लिखूं? कुछ भी लिख सकते हो। एक बताता है एक दिन और एक बताता है एक पर्टिकुलर टाइम, तो आप कुछ भी लिखोगे वो करेक्ट होगा। जनरली हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हैं। अब आपने बचपन से सीखा ये लायबिलिटी है, ये एसेट है। लायबिलिटी पर क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन्स, current liabilities and provisions. बनाना नहीं इसे, बस स्क्रीन पर ही देख लो। और एसेट में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, इसी में हमारे लोन्स एंड एडवांसेस, और कैश इसी में आ गया करंट एसेट में। अदर करंट एसेट भी करंट एसेट के अंदर ही आ गए हैं। और कुछ और ना, एक पहले होता था यहाँ पर कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसमें ना P&L का डेबिट बैलेंस जाता था। जैसे अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, P&L क्रेडिट बैलेंस। बट अगर लॉस है डेबिट बैलेंस, तो वो जाता था मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। तो इसको लर्न करने का तरीका रहता था निमोनिक्स के थ्रू। श्री राम लंका चले पैदल, तो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड श्री राम लंका चले पैदल। और एसेट फादर इज कॉलिंग मदर। तरीका है, मेमोरी की टेक्निक है, निमोनिक्स से याद कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आनी हैं। ये जो बैलेंस शीट बचपन से देखते आए पढ़ते आए, ये है सोल प्रोप्राइटर के लिए और पार्टनरशिप फर्म के लिए। हमारे कोर्स का पार्ट है, हमारा चैप्टर है सोल प्रोप्राइटर्स के फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फर्म के भी फाइनल अकाउंट्स। तो ये तो उसमें सीखेंगे हम। आज हम लोग सीख रहे हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट। तो कंपनी ऐसे नहीं बना सकती है, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल नहीं बना सकती है। कंपनी को कैसे बनाना है? वर्टिकल। ऐसा क्यों है भाई, कंपनी ये नहीं बना सकती? ऐसा क्यों है? वो कंपनी को ना सिर्फ ICAI की बात नहीं माननी है ना, कंपनीज एक्ट की भी बात माननी है। कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट लगा हुआ है? कंपनीज एक्ट। अब कंपनीज एक्ट ने दे दिया है बैलेंस शीट। अब कंपनीज एक्ट कह रहा है बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, तो हमारी अकाउंट्स की सुप्रीम बॉडी ICAI वो भी बैलेंस शीट दे रही है, लेकिन कंपनीज एक्ट भी बैलेंस शीट दे रहा है। तो अगर कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक्ट, अगर कभी ये दोनों ही सेम बात बोल दें, तो सुपरसीड कौन करेगा? हमेशा एक्ट। चलेगी किसकी फिर? चलेगी एक्ट की। तो हमें फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट, जो कंपनीज को बनानी है, जो कि हम कहते हैं वर्टिकल है। आपकी बुक्स में पेज नंबर 338 पर बनी हुई है बैलेंस शीट, एक बार देखिएगा। आज क्या लॉ की क्लास में कोई नंबर याद किया था? कौन सा? इसका मतलब कौन से एक्ट के? तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 3 का पार्ट 1। स्केड्यूल 3 वो जो 7 है ना, उसमें से स्केड्यूल 3 का पार्ट 1। पार्ट 1 है हमारी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कैसे आ रही है? टॉप पर इक्विटी एंड लायबिलिटी है,
और इसी के नीचे हमारे पास एसेट्स हैं सेम लाइन में, ये है वर्टिकल। तो हमारे पास जो हेडिंग है देखिए वो क्या है इस समय, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दूसरी हेडिंग है एसेट्स। बैलेंस शीट में टोटल हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स, उसके बाद फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट पीरियड एंड फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस पीरियड। लास्ट ईयर के अमाउंट्स को साथ साथ लिखते हैं ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें। अब अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ये कॉलम कभी नहीं बनाना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें प्रीवियस अमाउंट्स कभी गिवन नहीं होते। तो पेपर में तो हम कितने बनाएंगे, 3 ही कॉलम बनाएंगे। कौन कौन से? पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स और अमाउंट, मतलब सिंपल इसको अमाउंट समझो, अमाउंट। अब आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। टोटल अगर हम इसमें हेडिंग देखेंगे 4 आ रहे हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। एसेट्स में देखेंगे 2 मेन हेडिंग आ रही हैं सिर्फ, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है आपके कोर्स में। हमें ना कुछ कुछ चीज़ें देखनी है और बनाना है एक्सट्रैक्ट। सीए फाउंडेशन में हमें सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है। पूरी जो बैलेंस शीट है वो सीए इंटर के अंदर है, जहाँ पर आपको ये पूरा बनाना है विद नोट्स टू अकाउंट्स। फाउंडेशन में सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाना है, और कौन से चैप्टर में? कंपनी अकाउंट्स वाले चैप्टर में। तो यहाँ से हमें अभी के लिए सिर्फ रेलेवेंट अकाउंट्स ही याद रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट है वो है शेयर होल्डर्स फंड, सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी। इसके अंदर क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सी हमें नहीं मिलेगा, सी शेयर वारंट की बात है, ये हमें नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आपको पता होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर नहीं आएगी तो सारा पैसा रिटर्न करना है। तो जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं हो जाता और एप्लीकेशन मनी आपके पास आ चुकी है तो उसको हम अलग से शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर देखो नॉन करंट लायबिलिटी, काफ़ी कैटेगरी हैं लेकिन हमें सिर्फ दिखाने हैं डिबेंचर्स। जो भी डिबेंचर्स हमारे सामने आएंगे, डिबेंचर्स को हम शो करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करंट लायबिलिटी की हम बात करें, शायद कोई प्रोविज़न हो सकता है क्वेश्चन के अंदर जो दिया है, तो वो किस हेडिंग में दिखाएंगे हम? करंट लायबिलिटी। तो मुझे फाउंडेशन में बनाना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में रेलेवेंट चीज़ें, सबसे मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर सब हेडिंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद सेकंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद थर्ड नॉन करंट लायबिलिटीज़, जिसमें हम सिर्फ क्या दिखाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसके बाद करंट लायबिलिटी, जिसमें हो सकता है प्रोविज़न हम दिखाएं। फिर आते हैं एसेट्स पर। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट्स का नया वाला नाम है ये। पहले बोलते थे फिक्स्ड एसेट, अब नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर टैंजिबल इंटैंजिबल कैपिटल WIP एंड इंटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिखा था, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है, बदले में शेयर्स इशू किए हैं, तो उस केस में लैंड एंड बिल्डिंग भी बैलेंस शीट में आएगी। कौन सी कैटेगरी में? टैंजिबल। यहाँ है लैंड एंड बिल्डिंग। टैंजिबल जिसको हम टच कर सकते हैं, इनटैंजिबल
जिसको टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। कैपिटल WIP मतलब जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, कोई भी बिल्डिंग है अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हम उसको बिल्डिंग तो नहीं बोल सकते, तो क्या बोलते हैं हम अकाउंट्स में? कैपिटल WIP। इनटैंजिबल अंडर डेवलपमेंट, कोई आपका पेटेंट चल रहा है, जैसे इस समय ना एप्पल का एक पेटेंट चल रहा है, प्रोसेस में है, वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड को हम हार्ट बीट से कनेक्ट करेंगे। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी हो रही है कि आपके लिए सही नहीं है तो वो बीप देगा, इंडिकेटर देगा कि स्पीड को आप धीरे कर लो, आपका ब्लड प्रेशर इसको टैकल नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने पेटेंट अप्लाई कर दिया है, उनका रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, अभी पेटेंट मिला नहीं है क्योंकि रिसर्च कंप्लीट नहीं है, बट अप्लाई पहले ही कर दिया जिससे कि फिर कोई और ना ले सके, कि उन्होंने पहले ही बोल दिया हम इस टेक्नोलॉजी पे काम अभी कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। लेकिन नॉर्मली मुझे सिर्फ इतना ही मिलेगा क्वेश्चन में, टैंजिबल एसेट, जो भी टैंजिबल होगा वो दिखाएंगे। मेन हेडिंग है एसेट, उसमें नॉन करंट एसेट, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर टैंजिबल एसेट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, DTA, LTL, अदर नॉन करंट, जनरली हमें कुछ नहीं मिलेगा। करंट एसेट्स पर आते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास रहेगा, और कुछ कंपनी के चैप्टर में जनरली हमें नहीं मिलेगा। तो पहले हम उतना याद कर लेते हैं जितना हमें पक्का से मिलेगा ही मिलेगा। तो लाइबिलिटी वाली हेडिंग क्या थी? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। फिर उसमें फर्स्ट है, फिर उसके अंदर है, फिर सेकंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर थर्ड है नॉन करंट लाइबिलिटी, उसमें डिबेंचर्स दिखाएंगे हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंडर। फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटी में शायद कोई प्रोविजन आ सकता है। एसेट्स की बात करें, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर टैंजिबल एसेट, और करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं अब, और हम बोनस का करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पहले 4 बाद में 13, पेज नंबर 358 पर। पेज नंबर 358, क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड। अब इस बार इन्होंने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो कुछ ऑलरेडी बैलेंस शीट के फॉर्म में है। सबसे पहले आ रहा है ऑथोराइज्ड कैपिटल, मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, देन इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमने इशू किए हैं 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप हैं। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन कहता है हम बोनस दे रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? इस पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर अभी तो आपने 8 रुपये ही मंगवाए हैं, तो अगर आपको बोनस देना है तो पहले पूरे 10 रुपये मंगवा लो, तभी हम बोनस दे सकते हैं। याद है वो 5 रिस्ट्रिक्शन जो हमने पढ़ी थी कंपनीज एक्ट की, सेक्शन नंबर 63 सब सेक्शन 2 पॉइंट नंबर E, पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी shall be made fully paid up before issuing the bonus shares. Then 8,000 12% preference shares of 10 each fully paid. preference shares पे बोनस हम तभी देंगे अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, वरना बोनस सिर्फ इक्विटी को मिलेगा। रिजर्व एंड सरप्लस, GR, RR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, P&L। क्या मैं GR यूज़ कर सकती हूँ बोनस के लिए? हाँ। रिवैल्यूएशन रिजर्व ना, RR मैं यूज़ नहीं कर सकती। सिक्योरिटीज प्रीमियम
हाँ, किसने बोला नो? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मैं यूज़ कर सकती हूँ बोनस के लिए। अच्छा, कलेक्टेड इन कैश है तो कौन सी कंपनी यूज़ कर सकती है? दोनों। तो मुझे कलेक्टेड इन कैश में मुझे इन्फॉर्मेशन ही नहीं चाहिए कि ये जो सॉलिड लिमिटेड है ये लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं। लिस्टेड हो तो भी यूज़ कर सकती है, अनलिस्टेड हो तो भी यूज़ कर सकती है, क्योंकि कलेक्टेड इन कैश है। मुझे कब सोचना है? जब नॉट कलेक्टेड इन कैश है। देन P&L हम यूज़ कर सकते हैं। सिक्योर्ड लोन आ रहे हैं 12% डिबेंचर्स। ऑन 1 April 21 कंपनी हैज़ मेड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज़ ऑन 90,000 इक्विटी शेयर। तो कंपनी ने पैसा तो मंगवा लिया है, 1 April को पैसा मंगवाया है और पैसा आया है 20 April को। इसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया है कैपिटलाइज करेंगे रिजर्व्स को, तो बोनस इशू करेंगे। रेशो चाहिए 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, हर 4 के बदले 1। शो नेसेसरी एंट्रीज and prepare the extract of balance sheet immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital. देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, इक्विटी ऑथोराइज्ड कितना है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ऑथोराइज्ड, तो मैक्सिमम आप कितना इशू कर सकते हो? 1 लाख। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑलरेडी इशूड, तो वो कितने हैं? 90,000। और साथ में हमारा आ रहा है बोनस इशू, 1:4 की रेशो में आ रहा है, तो मैं यहाँ कितने बोनस शेयर इशू करूँगी? 22,500। 1:4 का रेशो आ रहा है, हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर, तो 90,000 के बदले 22,500 शेयर्स। तो बोनस शेयर्स इशू करने के बाद मेरा जो इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है कंपनी का, वो कितना बनने वाला है? 1,12,500, क्योंकि 90,000 तो पहले ही इशूड है और मैंने और कितने इशू कर दिए? 22,500। तो मेरा इशूड हो चुका है 1,12,500 और मेरा ऑथोराइज्ड है 1 लाख। कैसे इशू हो जाएंगे अब शेयर्स? तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या कंपनी अपना ऑथोराइज्ड कैपिटल कभी बढ़ा ही नहीं सकती? बढ़ा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ा सकते हो। आपको सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करना है, जो आप लोग आज ही सीख रहे थे। कभी कभी कृपा हो जाती है भगवान की और कुछ नहीं। मैं सुन रही थी लॉ की क्लास में, मैंने कहा आज यही अकाउंट्स में पढ़ना है और यही जो है लॉ में पढ़ लिया है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आज सीखे थे ना रेजोल्यूशन, कुछ कुछ यूनानिमस रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो कंपनी को ना सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करना है ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ाने के लिए, और हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप मान लेना हमने वो रेजोल्यूशन पास कर दिया है। इसका मतलब मेरा ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो ऑलरेडी बढ़ गया है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर कैच ये है कि मुझे ये नहीं बताया कितना बढ़ा है, तो मुझे खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कितना बढ़ा है कैपिटल यहाँ पर। उसमें 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक मिनट में कंप्लीट कर लूँ फिर आपके डाउट। मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है 90,000 के शेयर्स ऑलरेडी इशूड हैं, साथ में इशू किए 22,500। तो मैं ये मान लेती हूँ कि मेरा नया वाला ऑथोराइज्ड कैपिटल 1,12,500 हो गया है इक्विटी शेयर्स का। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पुराने वाला ऑथोराइज्ड 1 लाख था, इसमें मैं बढ़ा देती हूँ बोनस, तो मैं मान लेती हूँ ऑथोराइज्ड हो गया है 1,22,500। ये मेरे पास दोनों ऑप्शन है।
मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी बढ़ा सकती हूँ। स्टडी मॉड्यूल कह रहा है गिव नोट एंड डू द रेलेवेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो मॉड्यूल कह रहा है आपकी चॉइस है, आपको जो करना है कर लो। चाहे तो 1/500 पे बढ़ा दो, चाहो तो 1/500 पे। अब कभी कभी तो चॉइस अच्छी लगती है और कभी कभी बहुत ही बेकार। आप ही हमें बता देते कि कैसे बढ़ाना है, हम वैसे बढ़ा देते, क्योंकि हमें तो ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ना तो इसमें। हमारे बच्चों का तो एक ही डाउट है, मैम नंबर किस में मिलेंगे, ये बता दो, है ना। नंबर दोनों में मिलेंगे। तो हम हमारी क्लास में एक रूल फॉलो करेंगे, हम ना ऐसे बढ़ाएंगे इसे, मतलब जितना रिक्वायर्ड है बस उतना। मुझे 1/500 चाहिए ना ऑथोराइज्ड कैपिटल, तो मैं उतना ही मानूंगी कि मेरा नया ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना हुआ, 1/500। तो देखो हमने क्या सीखा, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है तो मुझे थोड़ा ध्यान ऑथोराइज्ड कैपिटल पर देना पड़ेगा। हो सकता है मेरे बोनस इशू के बाद मेरा टोटल इशूड कैपिटल ऑथोराइज से ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में हम हमारे ऑथोराइज्ड को भी बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे, जितना रिक्वायर्ड। ठीक है, अब पूछो आप डाउट। हाँ हाँ, उसमें यूज़ नहीं करते हम। नहीं, अब यहाँ पर ना इस कंफ्यूजन का आप लोग देखना, ये जो डाउट है ये रहता ही है डाउट, कोशिश करते हैं ना रहे, इसको क्लियर कर लें। हर डाउट इज़ कि मैम जब हम पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप में जा रहे हैं, 8 रुपये से 10 पे जा रहे हैं हम, तो फिर हम प्रीमियम थोड़ी यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए आप में से कुछ बच्चों ने नो भी करा था उस समय सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के टाइम पर। अब सोचो क्या डाउट ये है कि मैम 8 रुपये से जब हम 10 रुपये पे जा रहे हैं तो हम फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैसे यूज़ कर लेंगे बोनस इशू के लिए। यस यस करेक्ट, योर गुड नेम पवित्र, बिल्कुल सही। देखो जो पवित्र ने रिप्लाई दिया है बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप पैसे मांग के कर रहे हैं, बोनस इशू नहीं है ये, है ना। अगर हम बोलते शेयर होल्डर्स को कि भाई आपके 8 पेड अप मान लेना क्या हो गए हैं 10 पेड अप, तो हमने ये किया है बोनस इशू बाय कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप। फिर उस केस में हम लोग प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो मैंने पैसा मांगा है, पैसे दो भाई। 1 अप्रैल को मांगा है, 20 अप्रैल को पैसे आए हैं, और उसके बाद मैं कह रही हूँ अब हम इशू करेंगे क्या, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो मेरी एक कैटेगरी वो है ही नहीं बोनस शेयर्स की, मैं यहाँ बोनस शेयर्स कैसे दे रही हूँ, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू करके। ठीक है, क्लियर डाउट। और कोई डाउट किसी के मन में? देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा है जनरल नेसेसरी रेजोल्यूशन हमने पास किया है, क्योंकि कंपनी के हिसाब से रेजोल्यूशन आपका पास होगा तो वो कंपनीज एक्ट बताएगा किस कंपनी के केस में कौन सा रेजोल्यूशन हमें चाहिए। जनरली ऑथोराइज्ड कैपिटल सिंपल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से जो है पास हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसमें बहुत बड़ा कोई फ्रॉड हो जाए। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने से हम कैपिटल को जो है बढ़ा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, कहीं पर एसआर भी चाहिए, यूआर यहाँ पर नहीं चाहिए ऑथोराइज्ड कैपिटल के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले एंट्रीज बनाते हैं फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। पेज के सेंटर में मार्जिन नहीं, सीए एग्ज़ाम में मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम जर्नल से, इन द बुक्स ऑफ सॉलिड लिमिटेड। नरेशन लास्ट क्लास में सीखी थी हमने, आज नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो कोई नई एंट्री आएगी ना उसकी नरेशन लिखेंगे। क्वेश्चन में डेट है, डेट का ही कॉलम रहेगा। हाँ जी,
रिजोल्यूशन, तो वो कौन यूज करेगा, बोर्ड या ओनर्स? नहीं, ओआर हमेशा शेयर होल्डर्स का रहता है। बोर्ड के डिसीजंस जो हैं वो बोर्ड के रेजोल्यूशन से आते हैं, लेकिन जब हम ओआर की बात करते हैं और एसआर की बात करते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन है। तो मतलब इनमें मतलब बोर्ड्स की वो अप्रूवल की नीड नहीं है? नहीं होगी, वो सारा कंपनीज एक्ट आपको बताएगा ठीक है। कहाँ कितनी नीड है, किस किस सिचुएशन में। और मेरे ख्याल से तो एक दो क्लासेस में आ भी जाएगा आपका। ये अच्छा है कि कंपनीज एक्ट ही स्टार्ट हुआ है लॉ में और कंपनी अकाउंट्स चल रहा है अकाउंट्स में। मेरे ख्याल से इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो नहीं सकती है इस चैप्टर की, कंपनी अकाउंट्स की। चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट जर्नल एंट्री से। सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। हमने पैसा मंगवाया है 1 अप्रैल। Share final call debit to equity share capital. ₹2 की फाइनल कॉल है, 90,000 शेयर्स हैं, 1,80,000। नरेशन लास्ट क्लास में लिखी थी, अभी सिर्फ बोल रही हूँ मैं। इसकी नरेशन क्या थी? बीइंग शेयर फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ड्यू ऑन 90,000 शेयर्स एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। बोर्ड रेजोल्यूशन वहाँ आएगा जहाँ पर भी ना शेयर कैपिटल आ रहा होगा क्वेश्चन में, मतलब जर्नल एंट्री में। जहाँ पर भी जर्नल एंट्री में शेयर कैपिटल लिखोगे वहाँ नरेशन में बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर आएगा। तो इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग शेयर फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ड्यू ऑन 90,000 शेयर्स एज पर बोर्ड्स रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। नेक्स्ट पैसा रिसीव करते हैं। पैसा कंपनी के पास 20 अप्रैल को आ रहा है। बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पर कहीं कुछ बोनस नहीं है, हमने कोई बोनस की बात नहीं करी है। पैसा मांगा, पैसा आ गया। सिंपल नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद इशू करेंगे हम बोनस। बोनस की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, तो 20 अप्रैल को ही एंट्री बनाते हैं बोनस की। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम डेबिट। पैसा देख लें कितना चाहिए हमें। 22,500 शेयर्स हैं, ₹10 पर 2,25,000 चाहिए हमें। 2,25,000 में से प्रीमियम में है 20,000। पहले प्रीमियम यूज़ कर लिया है 20,000, रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज़ नहीं कर सकते, तो अगला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हमारे पास है 1,60,000, पूरा ही हमें चाहिए। तो 2,25,000 में से 1,60, 40, 45 हमें और चाहिए। इसको निकालते हैं P&L से। पेपर में प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, P&L नहीं लिखना। ध्यान रखना, पेपर में कोई शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। 2 कौन से वाला अकाउंट?
bonus to shareholders. इस एंट्री की नरेशन देखो कितनी याद है. बीइंग बोनस शेयर्स इशूड एज 1 share for every 4 share held as per board's resolution number dated. सिर्फ हमें रेशो लिखना है नरेशन के अंदर. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सिंपल नरेशन, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड. देखिए एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं. बस फाइनल कॉल ड्यू करा, मंगवाया और बोनस शेयर्स हमने इशू कर दिए. अब हमें इस क्वेश्चन में बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट. तो जर्नल के बाद एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, 3 कॉलम बैलेंस शीट के अंदर. एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट डेट नहीं है, सिंपली आफ्टर बोनस इशू. नॉर्मली क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना, वो मैं 100% पेपर प्रेजेंटेशन में करूँगी, बिल्कुल जैसे पेपर में करना है. फिर उसके बाद मैं भी आपकी तरह शॉर्टकट लगाऊंगी सारे क्वेश्चन में, ठीक है. सिर्फ पहला क्वेश्चन एक करके ऐसे दिखा दूंगी मैं कि जैसे पेपर में करना है. कोई शॉर्टकट अलाउड नहीं है, हर चीज़ क्लियरली लिखनी है, क्लियरली समझ आनी चाहिए पेपर चेकर को. जितना आपका पेपर सुंदर होगा उतना ही नंबर आपके ज़्यादा रहेंगे. तो जैसे आप पार्टी में जाने के लिए खुद को सजाते हो ना, वैसे आपका एग्ज़ाम में जाने के लिए आपका जो पेपर है ना, ये सजा हुआ जो है होना चाहिए. सारा कॉस्मेटिक इसी पे डालना है पेपर के अंदर, ठीक है. नीट क्लीन एकदम क्लियर. पेपर में कुछ भी कटिंग ना हो वो सबसे बढ़िया है. फिर भी अगर आपको करनी पड़ जाए कटिंग, तो देखो ऐसे नहीं होता है, ठीक है. ऐसे कटिंग पेपर के अंदर नहीं होती है. पेपर के अंदर कटिंग ऐसे होती है. लग रहा है मैंने कुछ काटा है या डिज़ाइन लग रहा है? नहीं गलत बात. अगर आप दूर से देखोगे वो डिज़ाइन लगेगा, जब आप पास आके देखोगे तो लगेगा अच्छा हाँ यहाँ पे कुछ कटा हुआ है. तो घुचड़ मुचड़ जो करते हो ना आप, वो नहीं करना. कभी कुछ काटना भी पड़े तो ऐसे काटो या सिंपली एक लाइन डालो कि दूर से पेपर हमारा गंदा नहीं लगे. इस लाइन से भी थोड़ा गंदा लगेगा और डिज़ाइन बनाओगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा. तो जितने हमारी क्लास में पेंटर्स हैं उनकी क्रिएटिविटी कहाँ आनी चाहिए? पेपर के अंदर. हाँ, कितने पेंटर्स हैं वैसे हमारी क्लास में? एक. और अभी मैं ग्रुप बनाऊंगी कुछ दिन में टेलीग्राम पे, क्रिएटिव एमकेजियंस. तो उस ग्रुप में क्या करना है, जो भी पेंटर्स हैं वो पेंटिंग डालेंगे, जो पोएट्स हैं वो अपनी पोयम डालेंगे, जिनके दिल टूट चुके हैं प्यार में वो अपनी शायरी डालेंगे वहाँ पर. जो जो कुछ भी आपने खुद क्रिएट किया है, फॉरवर्डेड नहीं, क्रिएट जो आपने किया है. क्योंकि जब आप कुछ क्रिएट करते हैं ना, यू एक्चुअली बिकम गॉड लाइक. कैसे बनते हैं तब आप? भगवान की तरह. जब आपने कुछ क्रिएट किया है, चाहे वो आपकी खुद की पेंटिंग है, चाहे वो आपकी खुद की पोयम है,
कुछ भी जो आपने क्रिएट किया, या आपके कुछ लिरिक्स हैं, आपने कोई सॉन्ग क्रिएट किया या आपने कोई ट्यून क्रिएट करी, जब भी क्रिएट करते हो तो कैसे बन जाते हो? भगवान की तरह। तो वो अपने अंश को संभाल के रखना, उसको खोना नहीं है। कोई तुम्हें ये ना कह दे कि भाई सीए कर रहा है तो ये सब छोड़ दे। तो देखो इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए। ऐसी बातों को एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो कि सीए कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अपना वो हिस्सा हम छोड़ेंगे नहीं। वो जहाँ पर आप कुछ कुछ क्रिएट करते हो वही आपको हैप्पीनेस देगा, वही आपको फुलफिल करेगा। तो सीए करते हुए उस हिस्से को छोड़ना नहीं है। तो थोड़े दिन में ग्रुप बनाएंगे, फिर डालना उस पर अपनी क्रिएशन। अभी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट 3 कॉलम के साथ। सबसे पहली हेडिंग क्या थी? इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले एक बार हेडिंग्स लिख लेते हैं हम सारी। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर इसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पे नोट नंबर 1 रहेगा। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। और देखिए हमारे क्वेश्चन में कुछ लग रहा है लायबिलिटी साइड पर। देखिए डिबेंचर्स आ रहे हैं क्वेश्चन में, तो हमारी अगली हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3। एसेट्स की बात करें, एसेट्स कोई भी नहीं है हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो इतना ही एक्सट्रैक्ट हम बनाएंगे। जितनी चीज़ें हैं उतनी ही लिखेंगे हम, सारी बैलेंस शीट हमें नहीं लिखनी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो अभी कैश की बात है वो सिर्फ ये फाइनल कॉल का पैसा है ना। जो मेरा पूरा पैसा है वो तो ऑलरेडी आ चुका है, तो वो पुरानी वाली बैलेंस शीट में होगा। तो जहाँ मुझे सिर्फ एक कॉल मैंने रिसीव किया है, वहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैं नहीं डालूंगी बैलेंस शीट में। कहाँ डालूंगी? जहाँ शुरू से क्वेश्चन होगा ना कि हमने शेयर इशू किए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मंगवाया, मेरे पास कम से कम शेयर से रिलेटेड कैश की तो डिटेल हो कि हमने कितना कैश मंगवाया, वहाँ खोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर कैश में हम लोग ये 180 मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा कैश नहीं है ना मेरे पास शेयर्स का, मुझे नहीं पता कितना आया और वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में जा चुका है, इसलिए यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में एक लाइन डालना कॉर्नर की तरफ, अमाउंट सारे एक ही लाइन में आएंगे। अमाउंट्स की लाइन, हाँ जी, कहाँ से मैम की आवाज़ आई? बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करेंट अकाउंट के आगे नंबर नहीं लिखना, 1 2 नहीं, वो तो कैटेगरी है, कैटेगरी के आगे नोट नहीं आएगा। ये तो मेरी मेन कैटेगरी है। मेरा नोट नहीं उससे पहले लाइक सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कहाँ लगाना है? सीरियल नंबर यहाँ, ये 1 ये 2 नहीं, ये ना हमारे मिक्स हो जाते हैं नोट्स के नंबर के साथ, इससे बैलेंस शीट में सीरियल नंबर हम नहीं लगाते, नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर आते हैं।
ठीक है, पहले कभी लगाए हैं आपने? नोट्स टू अकाउंट्स बनाते थे वहाँ पे? बनाए नोट्स टू अकाउंट सारे, और दोनों तरफ नंबर डाले आपने, इधर भी 1 2 और इधर भी 1 2? हाँ, कोई बात नहीं, किया होगा आपने, अब नहीं कर रहे हम। ठीक है, कोई नंबर नहीं डाल रहे हम, कैटेगरी डाल रहे हैं, और कैटेगरी के अंदर जो अकाउंट आएगा उसके आगे हम नोट्स टू अकाउंट्स का नंबर डालेंगे। तो अगर आदतन आप कर दो तो कोई बात नहीं, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे आपके, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है इसलिए हम डालते नहीं हैं। अब आदत का भी चक्कर ही है ना, आपको पता है ना, हैबिट, आदत, इसमें से एच हटा दो, अ बिट अभी भी रह गई, ए हटा दो, बिट अभी भी रह गई, बी हटा दो, इट स्टिल स्टेज। ये आदत का जो है चक्कर बहुत ख़राब है, इसीलिए आदतें बहुत सोच समझकर जो है डालनी चाहिए, चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आदतन डाल भी दो तो कोई बात नहीं, बट जनरली हम लोग लिखते नहीं हैं सीरियल नंबर, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग सबसे पहला बना रहे हैं शेयर कैपिटल। अब यहाँ नंबर डालना है, ठीक है, नंबर 1 शेयर कैपिटल। स्टार्ट करेंगे इसे हम ऑथराइज्ड के साथ, जिसकी लिमिट हमने बढ़ाई थी 1,12,500 पर। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, वर्किंग नोट बाद में बनाएंगे, अभी सीधा नंबर लिखते हैं। 1,12,500 इक्विटी शेयर्स। at ₹10 each. And 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स आपकी गिवन बैलेंस शीट से आ रहे हैं। 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स गिवन है बैलेंस शीट में, अगेन एट ₹10। क्या नहीं, ऑथोराइज्ड, इशूड नहीं, पहले ना हम लोग ऑथोराइज लिख रहे हैं, ऑथोराइज 10,000 है, तो 11,25,000 और 1,00,000, और यहाँ पर 99 ऑथोराइज का टोटल नहीं किया जाएगा। ऑथोराइज्ड के बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ₹1,12,500 इक्विटी शेयर्स of ₹10 fully paid up. ब्रैकेट में लिखेंगे इसमें से कितने शेयर बोनस इशूड हैं। आउट ऑफ दिस 22,500 इक्विटी शेयर्स are issued as bonus shares. Then issued preference shares 8,000, 12% preference shares
of rupees 10 fully paid up. तो हमारा इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 12,05,000। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट नोट नंबर 1 के सामने 12,05,000। ऐसे ही बनाया था 12th में नोट। पहले ऑथोराइज कैपिटल आएगा, फिर डबल लाइन आएगी क्योंकि वो टोटल में नहीं आएगा, और उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इशूड और सब्सक्राइब्ड हम अलग तब लिखते हैं अगर अलग होते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अलग है नंबर हमारे सब्सक्राइब्ड का, जहाँ पर अंडर सब्सक्रिप्शन होगा वहाँ अलग होगा, वहाँ अलग लिखेंगे हम। बट अगर सेम है कैटेगरी, इशूड भी उतनी ही है, सब्सक्राइब भी उतनी ही है, तो हम अलग नहीं करेंगे। हमारा पेपर ऑलरेडी बहुत लेंदी है। मैं आपको एक सच का सामना करवा दूं, जो हमारा पेपर नंबर 1 अकाउंट्स का है, वो पेपर एक्चुअली में 3.5 से पौने 4 घंटे का है जो आ रहा है, जिसे हमें कितने टाइम में कंप्लीट करना है, 3 घंटे के अंदर अंदर। तो पेपर 3 घंटे का है नहीं, पेपर 3.5 से 4 घंटे का है, जिसे हमें लाना पड़ेगा 3 घंटे के अंदर। आप पुराने किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, सभी आपको ये बताएंगे पेपर 1 के बारे में। और ये सिर्फ फाउंडेशन में नहीं है, ये इंटर का भी पेपर 1 अकाउंट्स है, सेम चीज़ है। फाइनल का भी पेपर 1 अकाउंट्स है, सेम चीज़ है। एक ही चीज़ है कि पेपर बहुत लेंदी है और टाइम से कंप्लीट जल्दी से होता नहीं है। तो हमारा पेपर ऑलरेडी बहुत लेंदी है, तो अगर आपका इशूड और सब्सक्राइब सेम है तो क्या करना है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ठीक है। नेक्स्ट नोट बनाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। रिजर्व एंड सरप्लस एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट से पहले उठाएंगे हम। हमारे पास था सबसे पहले जनरल रिजर्व 1,60,000। तो जनरल रिजर्व इनर साइड पे लिखेंगे अभी 1,60,000। इसमें से माइनस करेंगे यूटिलाइजेशन फॉर बोनस इशू, जीआर हमने शायद सारा ही यूज़ कर लिया था, यस। लेस करेंगे 1,60,000, बैलेंस नील। जनरल रिजर्व हमारे पास नहीं बचा है। जीआर के बाद है रिवैल्यूएशन रिजर्व, एज इट इज़ पड़ा है हमारे पास 35,000। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, $20,000 inner column, less utilization for bonus, सारा यूज़ कर लिया है, बैलेंस नील। देन पी एंड एल अकाउंट, नोट्स में पी एंड एल लिख सकते हैं, फाइनल आंसर में नहीं। पी एंड एल हमारे पास है 2,05,000। लेस यूटिलाइजेशन फॉर बोनस, पी एंड एल हमने यूज़ किया था
45, तो 1,60,000। हमारे टोटल रिजर्व्स हैं 195। Extract note number 2, 195. Then last note, point 3, long-term borrowing. सिर्फ डिबेंचर की डिटेल लिखनी है, एज इट इज़ लिखेंगे सिक्योर्ड लोन, %12 debentures at 100 each. तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट नोट 3, 5 लाख। यहाँ एक्सट्रैक्ट को क्लोज कर देते हैं 19 लाख। बैलेंस शीट टैली होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमने क्या बनाया है, एक्सट्रैक्ट। आपने कहा मैम सबसे जीवन की सुखद घटना हमारी यही है कि हमें बैलेंस शीट टैली करनी ही नहीं है। तो एक्सट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा सुख आपका यही है कि आपको कुछ टैली नहीं करना, जो टोटल आ रहा है वो आपने जस्ट लिख दिया है। अब देखो ज़रा फिर से क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताओ। 13 पे अभी आ रही हूँ, सबर, काम डाउन, अभी आ रहे हैं 13 पे। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, एक्सट्रैक्ट में कोई डाउट? अब आ जाते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। किसी की नोटिंग तो नहीं रहती है क्वेश्चन 4 की? सबकी कंप्लीट है? क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो सबसे पहले तो ए का आंसर बताओ आप। 12,000। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड 12,000। देखो यहाँ पर हमारे पास ऑथोराइज्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, लेकिन इशूड तो 60% है, तो बोनस शेयर्स तो इशूड पर ही आपको मिलेंगे। यहाँ बोनस का रेशो है 1:5, हर 5 के बदले 1 शेयर, तो यहाँ पर 6 लाख के बदले 12,000 इक्विटी शेयर्स। 60% इशूड है ना, अच्छा ये आपका 60, माय बैड, 60,000। तो ये आपका टोटल 1 लाख है ना, 60% आपका इशूड है, तो 60,000 शेयर्स जो इशूड हैं उसी पर आपको क्या मिलेगा, बोनस इशू। तो बोनस शेयर्स हो गए 12,000। कैन कंपनी इशू बोनस आउट ऑफ GR ओनली? तो आप आंसर क्या लिखोगे? आपका आंसर होगा कंपनी कैन इशू बोनस आउट ऑफ जनरल रिजर्व, बट इट इज़ recommended that first balance of CRR should be used, then balance of securities premium should be used, and then the company should utilize its general reserve. तो आप एज अ स्टूडेंट आंसर थोड़ी दे रहे हो, आप तो एज अ CA आंसर दे रहे हो ना। आप अपने आप को आज से क्या मान लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट मान लो आप अपने आप को आज से। क्या बन गए हो आप? CA। वैसी बैठा करो, वैसी उठा करो, वैसी बातें किया करो, वैसी एटीट्यूड रखा करो कि आप कौन हो आज से, CA। तो आप तो एज अ CA आंसर दोगे ना, तो एज अ CA आंसर आप क्या दोगे? कंपनी कैन यूज जनरल रिजर्व, हाउएवर इट इज़ recommended first balance of CRR should be utilized, then SP should be utilized, and then general reserve should be utilized. उसके बाद 4th बताओ पहले, D पार्ट।
No, it is not possible for the company to issue partly paid up bonus shares. सेक्शन 63 का रेफरेंस देना यहाँ पर. As per section 63 of the Companies Act 2013, only fully paid up bonus shares can be issued. अब बनाते हैं इसका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट. तो यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या क्या आने वाला है पहले ये देखें. शेयर होल्डर्स फंड तो आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी आएंगे. और कुछ देखो, और कुछ नहीं है. ना तो यहाँ पर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ना ही यहाँ पर कोई कैश की बात है. सीधा सीधा हमें सिर्फ शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस डालना है. तो बनाए क्वेश्चन 13 में कि घर पे बनाओगे? घर पे बनाओगे. 13 तुम लोग घर पे बनाना, 13 का एक्सट्रैक्ट. ठीक है. 13 में और कोई डाउट? अब इसके बाद एक डाउट आ रहा था 12 में. 12 में क्या डाउट आ रहा था बताओ? स्टार्ट नहीं हो रहा था? अच्छा, शुभ मुहूर्त निकलवाने हैं. देखो, बस ऐसे स्टार्ट करना है आपको, जैसे हमने ये स्टार्ट किया ना. पहले लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, फिर लिखोगे जर्नल, फिर बनाओगे पहली एंट्री. अब स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. ठीक से बताओ क्या डाउट आ रहा था इसमें? देखो यहाँ पर सबसे पहले सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है. फाइनल कॉल पहले मंगवाना. फाइनल कॉल ड्यू करा, रिसीव करा, उस सेम ही आ रहा है 1 अप्रैल 20 अप्रैल. क्या चीज़? नहीं, हम तो कंपेयर 4 से कर रहे हैं ना अभी. तुमने 8 से भी कंपेयर कर लिया, वो ठीक है, पर हम अभी 4 से कंपेयर कर रहे थे ना. जो हमने अभी क्लास में किया ना, उससे मैं कंपेयर करा रही हूँ कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. तो तुम्हारे फाइनल कॉल की एंट्री बनेगी, रिसीव करोगे और उसके बाद बोनस अब हो जाएगा, कर लेना घर पे. तो 4th के बाद हम लोग करेंगे 7th करते हैं. सेवन्थ एक बार आप लोग रीड कर लो और जर्नल का फॉर्मेट बना लो. दोनों काम करने हैं, जर्नल भी और एक्सट्रैक्ट भी. हाँ जी, पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ कि ना? कर लिया स्टार्ट जर्नल एंट्री बनाना? चलो ज़रा बनाएं इसमें एंट्री. तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है ₹8 पर शेयर कॉल्ड और हमने मंगवाई है फाइनल कॉल. तो सबसे पहली एंट्री 2 अप्रैल फाइनल कॉल मंगवाई है, तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल. ₹2 हैं हमारे और हमारे शेयर्स हैं 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स. कितने ज़ीरो लगाने वाले हैं क्वेश्चन में हम? तो हम लोग पता है क्या करेंगे यहाँ पर, जब भी ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा होंगे ना, हम नहीं लगाएंगे इतनी ज़ीरो. अब हम क्या करेंगे, हमारे जर्नल का जो हेडिंग है ना, यहाँ आपने लिखा डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़. इसके साथ आप लिख दो इन लैक्स. दोनों कॉलम की हेडिंग के साथ ना आप लिख दो इन लैक्स. जहाँ पर भी ज़ीरोज़ बहुत ज़्यादा होंगे ना, हम नहीं लगाएंगे इतनी सारी ज़ीरो. इन लैक्स अब आप जैसे ही लिखते हो तो लैक्स में हमारी आ जाती हैं 5 ज़ीरो. ठीक है. तो अगर आपने इन लैक्स लिख दिया तो आप ये मान लो हर अमाउंट में ऑलरेडी 5 ज़ीरो तो लगी ही हुई हैं. तो 5 छोड़ के और जितनी बच जाए ना, उतनी आप लगा देना. तो इसका एक आसान तरीका ये भी है, 10 करोड़ शेयर्स है ना,
10 करोड़ में अगर आप 5 जीरो हटा दो तो बची कितनी? 3 ना। तो आप आपका सारा कैलकुलेशन अब 1000 से कर दो 10 करोड़ की जगह, क्योंकि 5 जीरो तो हमने मान लिया क्या लगी हुई है। तो अगर 10 करोड़ शेयर हैं, 5 जीरो मैं मान के चल रही हूँ, तब मैं मेरी कैलकुलेशन किससे कर सकती हूँ? सीधा 1000 से। मैंने फाइनल कॉल पे मंगवाए हैं 2 रुपये, तो मेरा यहाँ अमाउंट रहेगा 2000। और ऐसे नहीं करना तो दूसरा तरीका तो है ही, तुम सीधा 10 करोड़ इंटू 2 करो, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 20 करोड़। 20 करोड़ में से 5 जीरो हटा दो, बैलेंस लिख दो, तो तुमने क्या लिखा? 2000। तो हो सकता है किसी के मन में सवाल आ रहा हो कि मैम इसको सीधा आप इन करोड़ ही कर दो, लैक्स की जगह, है ना, इन करोड़ से कर दें। नॉट अलाउड। मैक्सिमम राउंडिंग आप किस में ले जा सकते हो? इन लैक्स। अगर आप जीरोस को कम करना चाह रहे हो तो मैक्सिमम जो आपका यूनिट है वो क्या हो सकता है? इन लैक्स। तो इन 100 हो सकता है, इन 1000 हो सकता है, इन लैक्स हो सकता है, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन के अंदर कितनी जीरोस हैं। तो करोड़ हो तो हम लाख में चले जाएंगे, तो यहाँ हमने लिखा 2000। अगली एंट्री 20 अप्रैल। बैंक टू फाइनल कॉल। क्या हुआ? अच्छा, अप्रैल बोला हुआ है। लास्ट क्वेश्चन का मेरे माइंड में था 20 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डेट नहीं, सीधा अगला बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। वो 2 को अपने आप ऑटोमेटिक आएगी, आगे डेट नहीं डाली ना, तो वो 2 की ही मानी जाएगी एंट्री। इसके बाद बोनस इशू हमारा हो रहा है 1 जून को। अब बोनस का रेशो चल रहा है 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स देख लें। $400। 2 फॉर एवरी 5 हेल्ड, और हमारे पास हैं 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स। तो 2 फॉर एवरी 5 हेल्ड, 10 करोड़ को मैं इन लैक्स डाल देती हूँ, तो ये आ गया है 1000। तो मेरे शेयर्स कितने हुए? 400, है ना? नहीं तो कोई बात नहीं, तुम पूरा कर लो। 2/5 ऑफ 10 CR। 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स हैं और हम कर रहे हैं हर 5 के बदले 2, तो हमारे शेयर्स कितने आ गए? 4 CR। 4 करोड़ शेयर्स हम इशू कर रहे हैं एज बोनस। इसकी वैल्यू देखें तो मेरा है 10 रुपये पेड अप, तो 40 करोड़ इसकी वैल्यू हो गई है। अब देख लेते हैं रिजर्व में से कैसे कैसे हम इसको निकालेंगे 40 करोड़ को। मेरे पास है CRR, सबसे पहले तो वो यूज़ होने वाला है। तो कैलसी पर हम करें तो 4000 माइनस 1485, CRR यूज़ करेंगे 1485। फिर यूज़ करेंगे प्रीमियम। कलेक्टेड इन कैश है, तो मुझे कुछ भी सोचना नहीं है, कोई भी कंपनी हो वो यूज़ कर सकती है कलेक्टेड इन कैश। तो माइनस कर देते हैं 2000 और प्रीमियम। अब बचा 515। 515 कहाँ से निकालेंगे? जनरल रिजर्व्स। ठीक है, 40 करोड़ है तो कैलसी पर आपने 4000 लिखा। 4000 माइनस CRR के 1485 माइनस SP के 2000, तो GR से चाहिए 515। तो हमारी अगली एंट्री CRR 1485, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 2000, जनरल रिजर्व बैलेंस 515।
किसी भी अमाउंट में कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना। ज़ीरोज़ की वजह से अगर कोई अमाउंट नहीं समझ में आया तो बेझिझक पूछ लेना, किसी को कोई भी डाउट हो। तो एंट्रीज कंप्लीट करके हम बनाएंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। आफ्टर बोनस इशू। पास्ट जर्नल एंट्रीज देखो, बिल्कुल सेकेंड लास्ट लाइन आप देखोगे ना। ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स रेलिवेंट टू द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द इशू। अच्छा, सीधा नोट्स बनाना है ये कह रहे हो आप? हाँ, सही कह रहे हो आप, सही कैच किया आपने। नोट्स बना रहे हैं हम, सीधा नोट्स टू द बैलेंस शीट। तो डायरेक्टली नोट्स ही बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी नहीं है। तो फर्स्ट हमारा शेयर कैपिटल। स्टार्ट करेंगे ऑथोराइज्ड के साथ। पहले चेक कर लें क्या ऑथोराइज बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है कहीं। हमारे पास इशूड है 10 करोड़ और हमने शेयर कितने और इशू किए हैं बोनस में? 4 करोड़। ठीक है, तो टोटल 14 बना और ऑथराइज ऑलरेडी हमारा कितना चल रहा है? 20 करोड़। तो ऑथराइज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के साथ। लाइन डाल लीजिएगा, अमाउंट सारे एक ही लाइन में आए। ट्वेंटी करोड़ शेयर्स ऑफ 10 एज इट इज़, जैसे गिवन है बैलेंस शीट में। देन इशूड एंड सब्सक्राइब्ड सेम है, तो एक साथ। तो हमारे इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे 14 CR। $14 crore shares of ₹10 fully paid up। इसके साथ कुछ लिखना है? हाँ, ब्रैकेट में क्या लिखना है? आउट ऑफ दीज 4 करोड़ शेयर्स आर इशूड एज बोनस शेयर्स। हाँ जी, हाँ CR लिख सकते हो, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर यहाँ पर आप CR लिखोगे वो बिल्कुल चलेगा, सही यूनिट है। आउट ऑफ दीज 4 crore shares are issued as bonus shares। उसके बाद कंपनी के पास है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 2 करोड़, 11% cumulative preference shares fully called up।
कॉल्ड एंड पेड अप सेम कैटेगरी में आ गया है, सारा कुछ फुल्ली कॉल्ड अप हो गया है, कुछ अलग होता तो हम लिखते। तो यहाँ पर सब सेम है, कॉल्ड भी 10 हो चुका है अब और पेड अप भी 10 हो चुका है, तो ये नोट हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है शेयर कैपिटल। तो जो हमारा टोटल इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है वो है 16,000 इन लैक्स। फिर बनाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। कोई डाउट किसी भी अमाउंट में? ज़ीरो की वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं? सबसे पहले CRR कैसे लिखेंगे? अब इसे CRR लिखेंगे इनर कॉलम में, फिर क्या करेंगे? लेस यूटिलाइजेशन फॉर बोनस इशू, कंप्लीट अमाउंट आउटर कॉलम में निल। और बस ऐसे ही एक के बाद एक सारे रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, $798 total reserve and surplus। देखो क्लियर है क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं? आराम से बन जाएगा आप पेपर में। क्लास का पर्पस क्या होता है, कोचिंग का पर्पस क्या होता है कि एक बार क्लास में लिख लिख कर इतना देख लो कि पेपर में आराम से बन जाए, ठीक है। अगर आप में से किसी को लगता है कि यार हम तो सीधा पेपर में लिख लेंगे, वो कभी भी हो नहीं पाएगा, वो ध्यान रखना। तो क्लास में इतना लिख लेना है कि आराम से पेपर में फिर आप लिख सको, ठीक है। तो अब बना लोगे पेपर में आराम से बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अब देखो एक चीज़ आपको आपके स्टडी मॉड्यूल से मैं दिखा देती हूँ। आपके स्टडी मॉड्यूल में ये चैप्टर है बोनस इशू, उसका पेज नंबर 11.132। यहाँ पर मॉड्यूल ने जो है एक नोट दिया है। देखो नोट क्या दिया है मॉड्यूल ने, क्या सभी पढ़ पा रहे हैं? नोट दिख रहा है सबको इलस्ट्रेशन 4 से जस्ट पहले? नोट है, इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड दैट द ऑथोराइज्ड कैपिटल आफ्टर बोनस शुड नॉट बी लेस देन द इशूड शेयर कैपिटल इन ऑल द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो मॉड्यूल क्या कह रहा है बच्चों को कि बच्चों तुम लोग खुद देख लेना, इट मस्ट बी इंश्योर्ड कि बोनस इशू के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो लेस हो जाए और आपका जो इशूड है वो ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए करना क्या है, द ऑथोराइज्ड कैपिटल मे आइदर बी इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ बोनस इशू और the value of additional shares, यानी कि value of bonus shares issued less unused authorized capital, excess of authorized capital in comparison to the issued shares before bonus issue। समझ गए? देखो ये जो लैंग्वेज होती है ना हमारे मॉड्यूल की, इसी की वजह से अपनी बुक्स बनानी पड़ती हैं, अदरवाइज आप देखोगे क्वेश्चंस तो सारे के सारे मॉड्यूल के ही हैं जो हमने अपनी बुक्स में डाले हैं। बट मॉड्यूल में क्या होता है, मज़ा कम आता है, स्वाद नहीं आता। वो स्वाद देने के लिए जो है फिर अपनी बुक्स में से जो है हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो बात लिखी हुई है वो बात सिर्फ क्या लिखी है, जो हमने 2 ऑप्शन डिस्कस किए थे ना,
ये वाले दो ऑप्शन, ये इस नोट में लिखा हुआ है कि आप या तो ऐसा करो, कितने से बढ़ा लो, जितना आपका रिक्वायर्ड है। मैंने कहा मुझे रिक्वायर्ड तो 12,500 ही है ना, और तो मैंने ऑथराइज कितना कर दिया, 12,500। या फिर दूसरा मॉड्यूल कह रहा है ऐसा करो, जितने भी बोनस शेयर्स है ना आपके, पूरे से बढ़ा लो ऑथराइज्ड कैपिटल। तो उन्होंने हमें क्या दे दी है, चॉइस। अब वो नोट कह रहा है आप कैसे भी कर लो, वो करेक्ट होगा, लेकिन बस क्या कर लेना, ऑथराइज्ड कैपिटल चेक कर लेना, ऐसा ना हो वो कम हो जाए और इशूड आपका ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हाँ जी, अब आपके डाउट। हाँ, टोटल जो बोनस शेयर इश्यूज करे थे हमने, तो 400 थे वो। इस क्वेश्चन में यस मैम। हाँ और हमने जब एंट्री बनाई 4000 थे। ना, वो तो हमने ज़ीरो हटाया ना, यहाँ पर 40 करोड़ वैल्यूएशन हो गया ना, यस मैम। 40 करोड़ वैल्यू है। 40 करोड़ को अगर तुमने इन लैक्स लिखना है, 40 करोड़ को तुमने इन लैक्स लिखना है, तो तुम्हारी 3 ज़ीरो आ जाएंगी ना, यस मैम। ओके। बस यही है। ओके मैम, थैंक अच्छा, ये इससे कंफ्यूजन था। और कोई डाउट बोलो, क्लियर? तो इसी के साथ हमारा बोनस इशू ऑफ शेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। सब कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। अब बैलेंस क्वेश्चन जो है वो आप कैसे ट्राई करोगे, होमवर्क के अंदर। ठीक है, तो आज का जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं, क्लास ख़त्म नहीं हो रही है अभी, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, सिर्फ होमवर्क क्वेश्चन आज के नोट कर लो बोनस से। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, 3 सवाल करने हैं आज। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, 12 तुम कह रहे थे सेम आ रहा है 8 से, कोई बात नहीं। 9, 10 के बाद फिर करना 15। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 15। तो आज का होमवर्क 3 सवाल रहे, बोनस इशू हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, अकाउंटिंग फॉर राइट इशू। नेक्स्ट हेडिंग, राइट इशू ऑफ शेयर्स। राइट इशू, जैसे हमने अभी बोनस इशू समझा था, एक छोटा सा इशू ऑफ शेयर्स, ऐसे ही हमारे पास एक और कैटेगरी ऑफ शेयर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट इशू ऑफ शेयर्स। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं राइट इशू की। राइट इशू मीन्स issue of new shares to existing shareholders first in the ratio of their holdings to preserve their position in the company. To preserve या to retain their position in the company. एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अल्फाबेट इंक has issued share capital as 90 lakh equity shares
rupees 90 lakh equity shares, face value 100 each. New share capital issue. New share capital issue rupees 30 lakh. Right issue ratio is 3:9, मतलब 1:3. Market issue price is 280. And right issue price is 255. Shareholder A is holding 4,500 shares in the company. Calculate the number of right shares to be issued to A. देखिए सॉल्व इसको बाद में करते हैं, पहले 1 मिनट मतलब समझ लें राइट इशू ऑफ शेयर्स का. हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ऑलरेडी हमारे शेयर्स लेकर के बैठे हैं. तो देखो जब भी हमारे पास किसी कंपनी का कोई शेयर होता है तो हम एक परसेंटेज होल्डिंग तो चेक करते हैं ना कि हमारे पास इस कंपनी के कितने परसेंटेज शेयर्स हैं. अगर आप थोड़ा भी अच्छे लेवल पर शेयर्स की गेम खेल रहे हो तो आपका एक माइंड में रहता है कि भाई कितना % होल्डिंग मेरे पास है कंपनी की. मान लो ए की निकालें हम, ए के पास अगर 4,500 शेयर्स हैं तो उसके पास आज कंपनी की कितना % होल्डिंग है जो ए होल्ड करता है 4,500 शेयर्स से. तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, ए के शेयर को कंपेयर कर लेंगे कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल के साथ. तो अगर हम ए की परसेंटेज होल्डिंग चेक करें कंपनी में, ए के पास है 4,500 शेयर्स और कंपनी के ऑलरेडी इशूड देखेंगे, नया वाला अभी नहीं. ऑलरेडी कंपनी के पास इशूड शेयर कैपिटल अगर 100 रुपये का शेयर है तो हम कह सकते हैं 90,000 शेयर इशूड है. तो ए के पास है 4,500 शेयर्स 90,000 शेयर्स में. तो ए की देखिए परसेंटेज होल्डिंग 5%. तो ए हमारा जो है वो इस कंपनी का कितना % होल्डिंग होल्ड कर रहा है 5. ये आज की सिचुएशन है. मैं एक कंपनी की शेयर होल्डर हूँ और मैं उसमें कितना होल्ड कर रही हूँ 5%. अब देखो हो क्या रहा है, अब ये मेरी कंपनी जिसकी मैं शेयर होल्डर हूँ ये अब एक नया शेयर इशू निकाल रही है. और अब ये तो होगा ही, कंपनी को जब भी क्या चाहिए तो वो शेयर इशू निकालेगी. पैसा ऐसा नहीं ना बैठे बैठे बोर हुए करना है कुछ काम चलो शेयर इशू करते हैं, ऐसा नहीं होगा ना. कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है उसको पैसा चाहिए तो शेयर इज़ अ मीन्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस. तो कंपनी अब सोच रही है कि नया शेयर इशू निकाल देते हैं. और वो भी कितना शेयर इशू हम निकालना चाहते हैं, ये 30 लाख रुपीस का. मतलब ये और शेयर इशू करना चाह रहे हैं 30,000. बात यहाँ पर ये है कि क्या ये नया शेयर कैपिटल का इशू आने से ए की परसेंटेज होल्डिंग पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता.
अगर ये नया शेयर इशू आ जाता है तो ए की परसेंटेज होल्डिंग पर क्या इम्पैक्ट आएगा? आओ ज़रा देखें कोई इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। भाई आज इसकी होल्डिंग कंपनी में कितनी है? 5%। अगर ये नया शेयर इशू आ जाता है तो सिचुएशन क्या है? ए इज होल्डिंग 4500 शेयर्स इन, पहले तो इन 90,000 था, अभी शेयर्स हो गए हैं 1,20,000। तो 4500 शेयर्स 1,20,000 में, तो ए की परसेंटेज होल्डिंग फॉल होकर के देखें कहाँ तक आ रही है? 3.75%। तो क्या एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नया शेयर इशू आने से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? फ़र्क पड़ता है। जबकि हम लोगों ने देखा था कि बोनस शेयर्स के केस में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसकी परसेंटेज होल्डिंग पहले जितनी थी उतनी ही अब भी थी बोनस के बाद। लेकिन राइट के केस में इसकी परसेंटेज होल्डिंग जो है फॉल कर रही है। बात है इस बात की प्रोटेक्शन की। To protect the right of the existing shareholders whenever company is coming up with a new share issue. अब ये प्रोटेक्शन कैसे करें? नए शेयर इशू के समय बस इतना सा करना है आपको, जब भी नया शेयर इशू लाओ हमेशा सबसे पहले एक ऑफर किसके पास चला जाना चाहिए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास। सिर्फ पूछ लो क्या आप खरीदना चाहते हो, पहले आप खरीद लो, बाद में हम दूसरों को दे देंगे। सिर्फ एक पूछ लो कि क्या आप खरीदना चाहते हो। और जब आप पूछ रहे हो तो आप कैसे पूछ रहे हो? आपने कहा देखो मार्केट का इशू 280 पर है, लेकिन आपको हम देंगे कितने पर? 255 पर। अपनों से तो ऐसे ही पूछा जाता है, कुछ तो आप उनको ऑफर दोगे ना, क्योंकि वो लोग कौन है आपकी कंपनी के? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो एक अच्छे ऑफर के साथ पूछा जाता है कि देखो मार्केट में इशू हम लेकर के जा रहे हैं 280 पर, अगर आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो। कितने पर? 255 पर। फिर वो मिस्टर ए की ऑब्लिगेशन है कि मर्जी है? मर्जी है भैया, पैसा लगाना पड़ेगा ना, पैसा लगाना पड़ेगा ना। मिस्टर ए बोले हाँ मैं खरीदने को राजी हूँ, तो फ्री में थोड़ी मिल रहा है, बोनस इशू थोड़ी है ये, बोनस इशू थोड़ी है ये। मिस्टर ए को भी तो खरीदना तो पड़ेगा, खरीदना तो पड़ेगा। 280 में ना सही 255 पे, पैसा तो डालना पड़ेगा आपको। मिस्टर ए के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे? तो ऑब्लिगेशन नहीं है, देयर इज़ अ चॉइस। लेकिन हक किस बात का है? मुझसे पूछो तो सही, मुझसे पूछे बिना कैसे? इसको आप ऐसे समझो, आपका फ्रेंड्स का 4 का ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक फ्रेंड 5वें पर्सन को ले आया, उसके अपने फ्रेंड को। अब आपको कैसा लग रहा है ग्रुप के अंदर? बेकार, अच्छा तो आपको लग नहीं रहा। आपके अंदर एक फीलिंग है कि यार हमारा 4 का ग्रुप था, उठा करके अपनी मर्जी से किसी और को जो है डाल दिया। अच्छा नहीं लग रहा, बेकार लग रहा है, वही समय बीत रहा है लेकिन अच्छे से नहीं बीत रहा। अच्छा, इसी में अगर वो फ्रेंड ऐसा कह देता कि यार इस पर्सन को भी अपने ग्रुप में डालना है, अगर तुम लोग कहो तो ले आऊँ और तुम लोग ना कहो तो रहने दो, फिर क्या होता? फिर दिल से तो हम सब अच्छे इंसान ही है ना, फिर क्या कहते हैं आप कि अच्छा ले आ, फिर बड़ा मज़ा आ रहा है। क्यों? पहले बंदा तो सेम ही है, बस वही ना, आपकी रिस्पेक्ट कर दी ना उसने, ग्रुप की रिस्पेक्ट कर दी, दोस्ती की रिस्पेक्ट कर दी, पहले हमसे पूछ लिया। वही बात है, बस वही बात है। हम नहीं कह रहे शेयर होल्डर ज़बरदस्ती खरीदो ना, तुम्हारे पास पैसे हैं तो खरीदो, नहीं है तो मत खरीदो। तुम्हें हम एक मौका दे रहे हैं, मर्जी तुम्हारी।
तो अब बात ये आती है कि मुझे 255 रुपये में शेयर्स कितने मिलेंगे। प्राइस तो 255 है, पर मैं कितने खरीद सकता हूँ, तो राइट एक रेशियो पर आएगा। यहाँ कंपनी ने रेशियो क्या दिया है, 1:3। भाई देखो, हर 3 शेयर के बदले आप 1 शेयर खरीद सकते हो, तो मतलब हमारे मिस्टर ए कितने शेयर खरीद सकते हैं, कितने निकाले, 1500। हमारे मिस्टर ए कितने शेयर खरीद सकते हैं, हर 3 के बदले 1 शेयर खरीद सकते हो, तो 4500 के बदले आप शेयर बाय कर सकते हो 1500 शेयर्स। क्या कोई ज़बरदस्ती है? नहीं, आपकी मर्जी। लेकिन आपके हक के नाम के हम आपको ऑफ़र कितने कर रहे हैं, 1500 शेयर। खरीदना चाहो खरीदो, नहीं खरीदना चाहो मत खरीदो। अगर मिस्टर ए कहते हैं खरीदूंगा, तो वैल्यू ऑफ द शेयर पेमेंट फॉर अबव शेयर्स। अगर वो कहते हैं खरीदूंगा, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे, 1500 इंटू में 255, 3,82,500। हाँ, इसी पर मैं आ रही थी कि अगर मिस्टर ए कहें कि मेरे पास भैया इतने पैसे तो नहीं है, ऑलमोस्ट 4 लाख हो गए। हो सकता है मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए हो, 1.5 लाख रुपए हो, 4 लाख ना हो, तो क्या मिस्टर ए ये भी कह सकते हैं कि मैं 1500 नहीं ले सकता, लेकिन मैं थोड़ी कम शेयर खरीदने को राज़ी हूँ। कंपनीज एक्ट सेज येस अलाउड, येस। अगर शेयर होल्डर कहता है मैं 1500 नहीं खरीद सकता, मैं 1000 खरीद सकता हूँ, अलाउड है, आप उसको खरीदने दो। अगर वो बोलता है मैं 500 खरीद सकता हूँ, तो 500 खरीद ले। मतलब कंपनी मना नहीं कर सकती, कंपनी ये नहीं कह सकती कि खरीदने हैं तो 1500 खरीदने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। 1500 तक का मेरा हक है, अब मैं अपने हिसाब से खरीद सकती हूँ 500, 600, 1000। उसके बाद कंपनीज एक्ट ने एक कमाल की बात बोल दी, कह रहे मिस्टर ए ऐसा करो, मान लो तुम सिर्फ 600 शेयर खरीद सकते हो, ठीक है, मान लो तुम सिर्फ कितने खरीद सकते हो, 600। तुम ये तो खरीद लो, ये तुम बाय कर लो, और तुम्हारे पास अभी भी 900 तो बचे हैं ना शेयर्स जो तुम खरीद सकते थे पर तुम नहीं खरीद रहे। तुम ऐसा करो, इसको सेल कर दो किसी और को, अपने हक को सेल कर दो किसी और को, और वो बंदा कितने में खरीद लेगा ये शेयर, 255 में। क्या समझे बोलो? कंपनीज एक्ट कह रहा है आपको राइट के अंदर 1500 का ऑफर आया। अब देखो ऑफर तो है ही ना, मार्केट का प्राइस तो 280 है और तुम्हें कितने का पड़ रहा है, 255 पे। या तो तुम खरीद लो, तुमने कहा मैं नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम किसी और को बेच दो ये राइट, कोई और बंदा खरीद लेगा ये, क्योंकि उसको मार्केट से तो कितने पे पड़ेगा, 280 पे, लेकिन तुम्हारे से खरीदेगा तो शेयर कितने पे मिल जाएगा, 255 पे। इसको बोलते हैं हम राइट टू रिनंसिएशन। इसकी बात डिटेल में अगली क्लास में हम करेंगे, लेकिन इसका नाम क्या है, राइट टू रिनंसिएशन। तो आपको हक देंगे हम शेयर्स खरीदने का, और हमेशा कंसेशनल प्राइस पर शेयर जाएगा। अच्छा, इसको ना वो मत समझ लेना शेयर इशूड एट डिस्काउंट, वो मत समझ लेना कहीं कि मैम ये वाले शेयर तो कैसे इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे। नहीं, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो रहे। तुम्हें डिस्काउंट का मतलब पता है, फेस वैल्यू से कम, पता है ना, बस याद रखना। डिस्काउंट हम किसको बोलते हैं, जो फेस वैल्यू से कम पे जाता है। इसकी फेस वैल्यू तो कितनी है, 100 के तो ऊपर जा रहा है ना, ये 100 के तो ऊपर जा रहा है ना, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कम प्राइस पे। वो 280 के कंपैरिजन में, 280 के कंपैरिजन में 255 पे जा रहा है। लेकिन क्या ये शेयर इशू डिस्काउंट पर है,
नहीं, ये फेस वैल्यू से कम पर नहीं है, बिकॉज शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, वो जाएगा डिस्काउंट पर, और जो शेयर का री इशू है वो जाएगा डिस्काउंट पर, लेकिन अदरवाइज कोई भी शेयर जो है डिस्काउंट पर इशू नहीं होगा। तो ऐसे तो नहीं बोलोगे अगली क्लास में डाउट कि मैम ये तो डिस्काउंट पे जा रहा है, नहीं, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू के कम। तो मिस्टर ए क्या 1500 शेयर खरीद सकते हैं? खरीदना चाहें तो खरीद लें। क्या 1000 शेयर खरीद सकते हैं? हाँ। क्या 500 खरीद सकते हैं? अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं सारे शेयर होल्डर्स ने राइट इशू एक्सरसाइज कर लिया, हमने तो एक मिस्टर ए का निकाला है ना, शेयर होल्डर्स तो सारे हैं कंपनी के, हम मान लेते हैं सब शेयर होल्डर्स ने ले लिया राइट इशू, तो कंपनी के टोटल शेयर्स राइट पर कितने इशू हो गए वो देखो। अब ए को तो 1500 इशू किए ना राइट पे, सबको कितने किए? सबको बोले तो टोटल कितने शेयर्स हैं मार्केट में? 90,000 हैं, 90,000 हैं, तो टोटल राइट का इशू कितना हो गया? 30,000 शेयर्स। सपोज सभी ने राइट एक्सरसाइज कर लिया, तो मेरा राइट इशू यहाँ पर टोटल हुआ 30,000 शेयर। 30,000 शेयर अगर सबने ले लिए हैं तो कंपनी को पैसा कितना मिला? 30,000 शेयर कितने रुपए के हिसाब से? 255 के हिसाब से। मुझे इसकी जर्नल एंट्री बनानी है अब, तो देखिए ज़रा पहले तो ना टोटल राइट इशू। हाँ जी बोलो ना, ये पुराना इशू है, ये नया जो अभी निकालेंगे हम, जिससे पहले मैंने ऑफर क्या दिया है राइट का। टोटल नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशूड बाय कंपनी। वन बाई 3 का रेशो आ रहा है। ए के लिए ए के शेयर से मल्टीप्लाई किया था, कंपनी के लिए टोटल शेयर से। टोटल शेयर मार्केट में 90,000 इशूड हैं। तो कंपनी ने इशू कर दिए हैं मार्केट में 30,000 राइट शेयर्स। इसको हम बोलते हैं राइट शेयर्स, मतलब ये इशू हो गए हैं अंडर दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ राइट इशू। तो कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू कर दिए 30,000 और बदले में कंपनी को मिल चुका है कैश 255 रुपये पर शेयर। एंट्री क्या बनाई जाए? एंट्री क्या बनाई जाए? एक हिस्सा मैं बताती हूँ, एक तुम बताना। मैं बता रही हूँ डेबिट क्या होगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। डेबिट क्या होगा? बैंक। कितने अमाउंट से? कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो 30,000 इंटू 255 से बैंक आ गया। अब क्रेडिट क्या करें? राइट टू शेयर होल्डर के बाद अगला टू कैपिटल। देखो इसमें ऐसे कह रहा है सीधी एंट्री बनाएंगे, ठीक है, इसमें हम बीच में कोई टेम्परेरी अकाउंट नहीं डाल रहे, इसमें सीधा एंट्री बनाएंगे। तो अब क्या बनाएं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यस, मेरे लिए तो इट इज़ अ काइंड ऑफ शेयर इशू ना मार्केट के अंदर, आप उसको नाम चाहे दे दो राइट शेयर्स। मैंने किया क्या है? शेयर दिया है, बदले में पैसा लिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, राइट का ऑफर अगेन ओनली फॉर इक्विटी अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन स्पेसिफाइज। तो हम क्या मानेंगे? इक्विटी। बैंक टू इक्विटी बोलो तो कितना? 30,000 इंटू उन बच्चों की तरफ मैं देख रही हूँ जिन्होंने अकाउंट्स फेवरेट होने की वजह से सीए ज्वाइन करी है, कि हमारे तो अकाउंट्स फेवरेट है इसलिए हम सीए करेंगे। 30,000 इंटू
कितने बच्चे कह रहे हैं 255? अभी बोल तो बहुत रहे थे, हैंड रेज नहीं हो रहा। अच्छा दूसरा ऑप्शन 100। कितने बच्चे कह रहे हैं 3000 इंटू 100? बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? फिर मैम जो आपको वही हम डाल देंगे इसमें। शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू, हमेशा लिख करके रख लो अपने दिल में इसको। शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा हमेशा हमेशा, चाहे मैं कोई भी चैप्टर करा रही हूँ, मुझे कह मत देना कि मैम इस चैप्टर में तो ये होगा ना, जो मर्जी कर रहे हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू 100। फेस वैल्यू है 100, तो भैया ये 155 क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। यस, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। मतलब मेरे लिए तो ये एक काइंड ऑफ नया शेयर इशू ही है ना, अगर मैं अकाउंटिंग एंट्री देखूं तो मेरे लिए तो इट इज़ जस्ट लाइक अनदर शेयर इशू। मैंने शेयर 100 का 255 में डाला, तो मेरी एंट्री क्या है? बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो राइट इशू की अगर हम अकाउंटिंग की बात करें वो तो बहुत आसान है। इट इज़ जस्ट लाइक अनदर शेयर इशू, लमसम कलेक्शन हमेशा बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अकाउंटिंग वाला हिस्सा तो बेहद आसान है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे राइट ऑफ रिनंसिएशन। अगर शेयर होल्डर बोलता है कि मैं तो ले नहीं सकता, तो कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है? बेच दो। लेकिन कंपनीज एक्ट कह रहा है सेल प्राइस हम बताएंगे। सेल प्राइस तुम डिसाइड नहीं करोगे, क्योंकि तुम हो दलाल एक नंबर के। अगर हमने तुम्हें दे दिया ना ये ऑप्शन, तो तुम मार्केट को कर दोगे सारा का सारा खराब। तो राइट अगर तुम्हें नहीं लेना तुम बेच सकते हो, लेकिन प्राइस हम बताएंगे। प्राइस क्या है वो हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री इसकी बहुत सिंपल है, बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आपका जिसका रह गया था नोटिंग आप कर लो। कहाँ से स्क्रॉल करना है? ये लो बस। तो मिलते हैं अगले क्लास में, होमवर्क करके आना। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। क्या नरेशन? अच्छा आओ ज़रा नरेशन लिखें। अब जितने बच्चे उठ गए हैं बैठ जाओ, और ये जो दुकान बढ़ा दी है उसको खोल लो। आओ ज़रा इसकी नरेशन लिखें। लिखो ज़रा। बीइंग being 30,000 shares issued as right shares, comma face value 100, issue price 255 as per board's resolution number dated. फिर से वो रेजोल्यूशन होगा ना जिस पे प्राइस डिसाइड किया गया होगा कि हम 255 पे देंगे राइट वालों को, उसका फिर से रेफरेंस नरेशन के अंदर आएगा। ठीक है, और कोई डाउट किसी को पूछना हो? पक्का पूछ। हाँ हाँ डॉट 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 करना है। हाँ वो कह रही है पेपर में भी ऐसा डॉट 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 करना है। देखो मैं आपको बिल्कुल फालतू नॉलेज दे नहीं रही हूँ, जितने पैसे लिए उतनी नॉलेज दे रही हूँ। तो जितना लिख रही हूँ ना सारा का सारा कहाँ लिख कर रखे आना है? पेपर के अंदर एज इट इज़। तो जो मेरे पेन से आ गया वो तुम एज इट इज़ उठा के पेपर में लिख सकते हो। डॉट 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 डालना ही डालना है। ठीक है, और कोई डाउट? अच्छा ग्रीन वाला देखो बस। और कोई डाउट? डाउट है भी रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा। हाँ ये कर देखो, ये जो है आपका शॉर्ट फॉर्म
फेस वैल्यू स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है, वो लिख सकते हो, आईपी नहीं लिख सकते, वो इशू प्राइस ही जाएगा। हाँ, अगर आपने नरेशन प्रॉपर्ली नहीं लिखी ना तो 50% मार्क्स पर आ जाओगे। कंपनी का जर्नल का क्वेश्चन 10 नंबर का है, अगर आपकी नरेशन नहीं है तो 6 नंबर मिलेंगे, 6 5.5। तो इससे नरेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी जर्नल एंट्री है। ठीक है, और कोई डाउट? पक्की बात? तो चलिए फिर मुलाकात समाप्त। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।